गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों को आज गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा, होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन, डॉक्टर वृंदा मैम की बुक है, इसे बताना चाहती हूँ। जिसमें मैंने आपको 2-3 चैप्टर फिनिश कर दिया है, जिसमें रंग हो गया, कला के तत्व हो गया, पुष्प विन्यास हो गया। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले मैं उसको फिनिश कर दूंगी, फिर उसके बाद जो चैप्टर होगा आपके सिलेबस में उसको कंप्लीट करूंगी। उसके बाद क्या करूंगी, बुक आपको मैं रिवाइज करवाऊंगी और बुक से वन लाइनर क्वेश्चन लाइव आया करूंगी, वन लाइनर क्वेश्चन बना के आप लोगों को टेस्ट लिया करूंगी। ठीक है, पहले आप लोग इस बुक को बढ़िया से पढ़ लीजिए और यूथ के क्वेश्चन तो मैं साथ साथ में करवाती हूँ चैप्टर फिनिश होने पे। तो कला और मतलब कला के और सिद्धांत के जो क्वेश्चन है मैं एक साथ करवाऊंगी सिद्धांत चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने यहाँ तक बता दिया था कि कितने प्रकार के सिद्धांत होते हैं। तो आप बताएंगे मैम 5 प्रकार के सिद्धांत आपने बताए थे। तो आप बताएंगे कौन कौन से सिद्धांत मैम ने बताए थे। तो आप बोलेंगी मैम आपने बताया था अनुपात, आपने क्या बताया था, एक मिनट रुक जाइए। तो आप बोलेंगे कि मैम आपने बताया था नंबर 1 पे अनुपात, 2 पे संतुलन, 3 पे लय। ठीक है, अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता। अनुरूपता को एकता भी कहते हैं। ठीक है, अनुरूपता। और चौथा दबाव या बल। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे मैन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, संतुलन को बैलेंस, बैलेंस लय को रिदम। ठीक है, और अनुरूपता को क्या कहेंगे, हार्मनी, हार्मनी, और इसको इम्फेसिस कहते हैं। आपको मैंने अनुपात इस खत्म कर दिया, जिसमें रेखा में अनुपात, गति में अनुपात, चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना, रेखा में अनुपात, गति में अनुपात और अनुपात में माप। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इतनी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी ना। उसके बाद देखिए नंबर किसका, उसके बाद नंबर किस चीज़ का आता है, तो आप बोलेंगे मैम अब आपको बताना है संतुलन के बारे में। संतुलन क्या होता है, बैलेंस क्या होता है। तो संतुलन के बारे में जान लीजिए। इसके 2 टाइप होते हैं, एक औपचारिक संतुलन होता है और दूसरा क्या होता है, तो अनौपचारिक संतुलन होता है। ठीक है, एक क्या होता है औपचारिक संतुलन, दूसरा अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन में क्या होता है, बीच में कोई एक चीज़ को सेंटर मान के जो चीज़ इधर होगी सेम वही चीज़ इधर भी रखी जाती है। और अनौपचारिक में क्या होता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती, बीच में कोई सेंटर में तो इधर कुछ और इधर कुछ और। ठीक है, आप इतनी चीज़ें समझ जाओ। अब आपका नंबर आता है इसको बताने का। तो आप यहाँ देख लो संतुलन के प्रकार क्या दिया है। तो संतुलन के 2 टाइप दिया, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन, फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस। औपचारिक संतुलन को मैं एक्सटेंशन से थोड़ा रिलेट करके आपको समझाना चाहती हूँ। औपचारिक में आपने पढ़ा था सब कुछ क्या होता है, सिस्टमैटिक। आपने पढ़ा था ना सब कुछ सिस्टमैटिक, स्कूल होता है सिलेबस, तो उसी तरह यहाँ भी देख लेना औपचारिक संतुलन कैसी होती है। तो सब चीज़ें क्या होती है, सिस्टमैटिक तरीके से होती है। अनौपचारिक में क्या होता है, इनफॉर्मल, किसी चीज़ में कोई सिस्टम नहीं, जैसे चाहे वैसे आपके अनुसार चीज़ें उसमें होती थी। मैं एक्सटेंशन की बात करी तो वहीं से इसको रिलेट कर दा, वही चीज़ें इसमें भी होंगी। ठीक है, तो आपका नंबर आता है औपचारिक संतुलन का। तो आप कहेंगे इसे समसंतुलन, देखिए इसे समसंतुलन या व्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं, सिस्टमैटिक। मैंने आपको बताया ना एक्सटेंशन में भी यही होता है और यहाँ पे भी शब्द वही है, शब्द बस ध्यान देना। अगर कभी आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसके लिए हम बस कह रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। इसे समसंतुलन या व्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। यह वह संतुलन है जिसमें किसी वस्तु को केंद्र मानकर, देखिए अभी जो मैं आपको बताई वही बात लिखा है, वस्तु को क्या केंद्र मानकर या काल्पनिक मध्य रेखा, मतलब अपने मन के अंदर एक काल्पनिक कल्पना करना। ठीक है, मध्य रेखा मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर समान माप, बनावट, भार, आकार, प्रकार, रंग, रूप, आकृति की वस्तुएं सजाकर रखी जाती हैं।
जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताई हूँ, जैसे अगर यहाँ पे आपने एक बड़ा सा वॉश रख दिया बीच में, मतलब फ्लावर फूलदान रख दिया, तो जो स्टैचू, जो मूर्ति आप यहाँ रखेंगे वही स्टैचू या मूर्ति यहाँ रखेंगे, या जो कैंडल दिया इधर जलाएंगे वही। और दूरी भी क्या होगी, समान होगी, आकृति भी क्या होगी, समान होगी, बनावट भी क्या होगी, समान होगी, रंग भी क्या होगा, समान होगा, रूप भी होगा क्या, समान होगा, भार भी क्या होगा, समान होगा, माप भी होगी तो क्या, समान होगी। चीज़ें आप यहाँ तक समझ गए। ये क्या है, तो औपचारिक की मैम बात कर रही हूँ। नेक्स्ट नंबर आता है अनौपचारिक। अभी आप इसको थोड़ा पढ़ लो। अतः केंद्र के दोनों ओर एक सा आकर्षण बना रहता है। यह संतुलन अत्यंत प्रभावी एवं वास्तविकता लिए हुए होता है, अतः देखने वालों की दृष्टि स्वतः ही उस ओर चली आती है। ऐसा संतुलन युक्त सज्जा आकर्षण लगती है। औपचारिक संतुलन भी दो प्रकार के होते हैं। आप कभी ऐसे गौर करो, आप किसी स्कूल में जाओ, क्या बच्चे रंग बिरंगे ड्रेस में नहीं होते हैं? बच्चे जो है कि मार फैशन डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग, कोई मिडी, कोई शॉर्ट्स, कोई लहंगा, कोई ऐसे नहीं पहना होता, ना कोई ज्वेलरी होती, बस क्या होते, एक सिंपल तरीके से यूनिफॉर्म में होते। एकता, सोचिए आप, जो डिज़ाइन का जो एकता, हारमोनी है ना, उस सिद्धांत को वहाँ लागू किया था। एक रूपता लाई जाती, तो क्या होता, उनका एक ड्रेस कोड होता है, उसके साथ बेल्ट होता है एक जैसा, उसी टाइप टाई, उसी तरह शूज और सॉक्स होता है। लेकिन कितने अट्रैक्ट करते। किसी स्कूल में जाइए, बच्चे अगर प्रेयर कर रहे हैं, उनको देख के देखिए, ऑटोमेटिक मन क्या होता है, खुशी होता है, कितने एक सिमिलर लग रहे हैं और कितनी समानता होती है। वो क्या है, वो डिज़ाइन के किस सिद्धांत के पालन कर रहे हैं? तो आप कहेंगे मैम अनुरूपता कह सकती हैं, या एकता कह सकती है, या हारमोनी कह सकती हैं। ठीक है, चलिए वहाँ पे बाद में भी जाते हैं। अभी औपचारिक संतुलन की बात देख लेते हैं। तो आपने पढ़ क्या रहे हैं, तो आप औपचारिक संतुलन बताए हैं आपको, और औपचारिक संतुलन की बात बताएं कि इसमें समान आकार, समान दूरी, समान माप की चीज़ें किसी चीज़ को केंद्र मानकर दोनों तरफ रखी जाती हैं। ठीक है, सजावट की बात करें तो इसमें सजावट की ही बात करेंगे। फिर औपचारिक सज्जा भी देखिए दो तरह, एक द्विसुडोल लिखा है, दो प्रकार की होती है औपचारिक संतुलन जो होता है। एक द्विसुडोल संतुलन होता है, बाइसिमेट्रिकल बैलेंस जिसे कहते हैं। दूसरा क्या होता है, एक द्विसुडोल होता है, दूसरा क्या होता है, प्रत्यक्ष या स्पष्ट संतुलन, ऑब्वियस बैलेंस कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। तो देखिए पहला क्या है, बाइसिमेट्रिकल में लिखा है, वह औपचारिक संतुलन जिसमें केंद्र के दोनों ओर सज्जा एक सी की जाती है, वो क्या होता है, द्विसुडोल संतुलन या बाइसिमेट्रिकल। इंग्लिश वर्जन पकड़िएगा, बाइसिमेट्रिकल कहते हैं जिसमें क्या होता है, दोनों की तरफ। आप ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे थे जिसमें ज्यामिति का, उसमें सिमेट्रिकल लिख दिया है, मतलब उसमें सेम आकार, सेम चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्विसुडोल संतुलन कहलाता है। बाइसिमेट्रिकल में समान चीज़ें दोनों का क्या होता है, केंद्र मानकर जो सज्जा होती है वो एक सी होती है, किंतु सुंदर वस्तु को केंद्र मानकर उसके दोनों ओर समान भार, माप, आकार, आकृति एवं रंग वस्तुएं सजाई जाती। उदाहरण, एक शोकेस में भगवान शिव की मूर्ति को दोनों ओर दो फूलदान रखना, मतलब मूर्ति के दोनों ओर फूलदान रखना समान। द्विसुडोल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में ऐसे ही पूछा, शीशा किसका उदाहरण है, तो आप क्या बोलेंगे, औपचारिक संतुलन का उदाहरण है। अगर मान लीजिए बहुत डीप में पूछ दिया, बाइसिमेट्रिकल और ऑब्वियस पूछ दिया, तो आप किसके अंदर बताएंगे, द्विसुडोल या बाइसिमेट्रिकल का उदाहरण है। ठीक है, द्विसुडोल संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, शीशा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस आप एग्जाम्पल को याद रखिएगा, शीशा। इस खेल में लकड़ी के पट्टे पर दो भार के शीशा क्या होता है, शीशा आप कभी पार्क में गए हैं तो आपने देखा है, बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, इधर एक रॉड, ऐसे ही नहीं, यहाँ बताते हैं, बीच में एक यहाँ पे ऐसे तक, मतलब बीच में ऐसे होता है, एक इधर रॉड लगी होती है, एक इधर रॉड लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बैठने का वो होता है, ये क्या होता है, ये राउंड यहीं से होता है, एक इधर भी होता है। एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है पकड़ करके, एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है पकड़ करके। तो जब ये बच्चा नीचे जाता है तो इधर वाला पोर्शन ऊपर उठता है, जब वो बच्चा नीचे आता है तो इधर वाला पोर्शन उठता है, वही क्या होता है, शीशा, उसे ही कहते हैं। ठीक है, शीशा। इस खेल की लकड़ी के पट्टे पर दो समान भार के बच्चे दोनों और किनारे पर बैठकर ऊंचे नीचे झूलते हैं। अगर जिस साइड भार ज़्यादा रहेगा तो दूसरे साइड का भार नीचे रहेगा, इसलिए समान बच्चे होते हैं। चूंकि दोनों बच्चों का भार समान है, तो यह खेल निर्बाध गति से चलता रहता है, एक बार उधर ऊपर, एक बार उधर वो नीचे, तो एक बार वो ऊपर, एक बार वो ऊपर, तो ये नीचे। ठीक है, सम संतुलन, औपचारिक संतुलन में द्विसुडोल संतुलन का अच्छा उदाहरण है। उदाहरण क्या, शीशा। देखिए औपचारिक संतुलन यही है कि बीच में किसी को केंद्र मान लो, दोनों तरफ समान भार की चीज़ें होती हैं।
अब यदि इनमें से एक बच्चे का वजन अधिक दूसरे का कम होता तो खेल रुक जाता, क्योंकि भार वजन असमान होते से असंतुलन उत्पन्न हो गया। खेल शुरू करने के लिए भारी वजन वाले बच्चे को केंद्र के पास, अगर मान लीजिए एक भारी है और एक कम वजन का है, तो जो कम वजन का बच्चा है ना, उसे क्या करना है, केंद्र की तरफ, जो ये यहाँ केंद्र की तरफ आगे बैठा दो, इसको पीछे ही रहने दो, तब भी ये काम चल सकता है। थोड़ा सरक कर बैठना पड़ता है तथा कम वजन वाला बच्चा पहले की भांति किनारे पर बैठा रहता है, और तब भी ये सीसा क्या होता है, खेल प्रारंभ करता है। यह किस प्रकार का है, तो अनौपचारिक संतुलन का उदाहरण है। ठीक है, और नहीं, यह स्थिति अनौपचारिक संतुलन को दर्शाती है। कब अनौपचारिक इनफॉर्मल दर्शाएगी, जब एक तरफ ज्यादा वेट का बच्चा है, दूसरी तरफ कम वेट का बच्चा है, तब यह अनौपचारिक संतुलन दर्शाएगी। ध्यान दीजिएगा। वैसे क्या है, ये सीसा औपचारिक संतुलन का उदाहरण है। नेक्स्ट है ख नंबर, प्रत्यक्ष या स्पष्ट संतुलन, जिसे ऑब्वियस बैलेंस कहते हैं। यह वह औपचारिक संतुलन होता है जिसमें केंद्र के दोनों ओर समान वस्तुएं नहीं रहती। देखिए क्या है, दोनों ओर समान वस्तुएं नहीं रहती, फिर भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। एक मेज पर मध्य में गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी जाए, उसके एक ओर एक शेर की मूर्ति, तो दूसरी ओर रंगीन सजावटी मोमबत्ती को इस तरह सजा कर रखा जाए कि समान मात्रा में ध्यान आकर्षित हो। यह है क्या, ऑब्वियस बैलेंस की बात करें। और औपचारिक अनौपचारिक इतना अंदर घुस के कभी नहीं पूछते हैं, औपचारिक अनौपचारिक पूछते हैं। औपचारिक का मतलब देखिए, यहाँ वर्ग बनाए, यहाँ भी वर्ग बनाए, तो सर्कल के दोनों ओर वर्ग है और बराबर है, लेकिन यहाँ देखिए सर्कल के एक तरफ वर्ग और एक तरफ क्या है, आयत है। ठीक है, तो ये किसका हो गया, तो ये अनौपचारिक संतुलन का उदाहरण हो गया। औपचारिक संतुलन से विश्राम, आराम, शुद्धता, पवित्रता एवं स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। विश्राम, आराम, शुद्धता, पवित्रता, स्थिरता का भाव जागृत होता है किससे, औपचारिक संतुलन से। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए कभी कभी केंद्र बिंदु को न मानकर पृष्ठभूमि को ही मानकर सज्जा की जाती है, जैसे दरी, दीवार, फर्श, पर्दा आदि को महत्व देकर उसके अनुरूप सज्जा की जाती है। नेक्स्ट नंबर आता है इनफॉर्मल बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अनौपचारिक संतुलन क्या होता है, तो इसे असममिति या अव्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं, मतलब इसमें चीजें सिमेट्रिकल ना हो, बराबर ना हो। ठीक है, यह संतुलन औपचारिक संतुलन की अपेक्षा अधिक जटिल है। ये क्या होता है, थोड़ा जटिल है, कठिन है ये अनौपचारिक संतुलन करना। अनौपचारिक संतुलन प्राप्त करने के लिए केंद्र के पास भारी व बड़ी वस्तुएं रख कर तथा उसके बाद छोटी व हल्की वस्तुएं इस प्रकार से सजा कर रखी जाती हैं कि उनमें सुंदरता, समरसता और जीवंतता एवं आकर्षण उत्पन्न होता है। केंद्र के पास भारी वस्तुएं, दोनों ओर इस प्रकार वस्तुएं, हल्की वस्तुओं को ऐसे सजाया जाता है कि चीजें क्या सुंदर, सरस, जीवंत एवं आकर्षण उत्पन्न करे। ऐसा तब किया जाता है जब वस्तुएं समान रूप से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं होती हैं। क्यों, क्योंकि कोई बड़ी है, कोई छोटी है, किसी का आकार दूसरा है, किसी का आकार दूसरा है, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, इनको अट्रैक्ट करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ऐसी स्थिति में इन्हें केंद्र में विभिन्न दूरी पर इधर उधर रखकर सुंदरता एवं आकर्षण लाने का प्रयास किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, अनौपचारिक संतुलन, इनफॉर्मल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, अनौपचारिक संतुलन को समझने के लिए सीसा का खेल सबसे अच्छा उदाहरण है। सीसा का खेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बच्चे को करीब केंद्र के पास लाके, एक को दूर लाके, उसके बाद ये उदाहरण उस पर लागू होगा। समझिएगा इस बात को। खेल में लकड़ी के पट्टे पर दो बराबर भार के बच्चे बैठते हैं, ऊपर नीचे झूलते हैं, लेकिन अगर भार अधिक होने पे, दूसरे का कम होने पे एक को केंद्र पे आने करता है, हल्के वाले को जहां बैठा वहीं रहना पड़ता है, तब जाके ये अनौपचारिक होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अनौपचारिक संतुलन के लिए केंद्र के पास भारी वस्तु और केंद्र से दूर हल्की वस्तु रखने की सज्जा भी इसी तरह की। इस सीसा को ध्यान में रख के आप ध्यान रखना कि जैसे सीसा को अगर अनौपचारिक बनाना है तो उसमें एक ज़्यादा भार, एक कम भार के व्यक्ति को ले लेंगे। ठीक है, बच्चे को ले लेंगे। जो ज़्यादा भार वाला व्यक्ति है, बच्चा है, उसको केंद्र के, मतलब उसको क्या करेंगे, जो बैठ के दो बच्चे, आपने पार्क में अक्सर देखा होगा कि एक तरफ बच्चा, दो बच्चे इधर उधर बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं। तो जो भारी बच्चा उसको क्या करेंगे, थोड़ा करीब, जो जहाँ से वो ऊपर नीचे उठ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा करीब और सरका देंगे कि थोड़ा करीब हो गए, सेंटर की तरफ जाके तू बैठ। उधर का बच्चा हल्का है तो वो ऊपर नहीं उठ पा रहा, खेल नहीं खेल पा रहा है, तब ये किसका हो जाएगा एग्जाम्पल, तो ये अनौपचारिक इनबैलेंस का एग्जाम्पल है। लेकिन जब समान बच्चे रहेंगे तो औपचारिक का मतलब फॉर्मल का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। इसी प्रकार सजावट में भी अगर अनौपचारिक संतुलन देना है तो केंद्र में कोई चीज को रख कर एक तरफ क्या करेंगे, भारी चीज, बड़ी चीज, दूसरी तरफ क्या छोटी चीज रख के क्या करेंगे, इस चीज को बैलेंस करेंगे। ठीक है, गृह सज्जा, नवीनता, सरसता, सुंदरता।
जीवंता, अनोखापन एवं आकर्षण उत्पन्न करने के लिए दोनों ही प्रकार के संतुलन, औपचारिक और अनौपचारिक का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब अपनी लाइफ में क्या कहता है, दोनों चीज़ों को लाया जाता है। किसी एक चीज़ को ला के क्या होगी, निरस्ता आ जाएगी। इसीलिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जिससे क्या हो, जीवंता बनी रहे, सरसता रहे, सुंदर दिखे चीज़ें, ठीक है। इसीलिए सब क्या नहीं, एक काम होने से देखिए लिखा भी आगे कि एक ही प्रकार के संतुलन से क्या होता है, निरस्ता, एक रस्ता, मोनोटॉमी। देखो एक रास्ता को इंग्लिश में मोनोटॉमी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। एवं बोरियत, बॉर्डम आ जाती है, थकान होती है ना, बॉर्डन और फ्रस्ट्रेशन, दो थकान होती है, शारीरिक और मानसिक। मानसिक दो थकान, मानसिक को दो भागों में बांटा, एक फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, एक बॉर्डम कहते हैं। ये चीज़ें जब मैं बताऊंगी तो आपको बताऊंगी सारी चीज़ें। इसलिए कमरे की सज्जा में यदि बाहरी सजावट औपचारिक है तो फर्नीचर अनौपचारिक रीति से, शोकेस को औपचारिक रीति से, फिर अलमारी को अनौपचारिक रीति से, उपसाधनों एसेसरीज को अनौपचारिक रीति से सजाया जाना चाहिए। ये तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो हम बोल देते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है। औपचारिक संतुलन में जहाँ विश्राम, श्रेष्ठता, एकांतता एवं शांति का भाव आता था, जैसे आपने औपचारिक फॉर्मल की बात कर रहा है, इसमें विश्रांत, श्रेष्ठता, एकांतता और शांति का भाव आ रहा था। अनौपचारिक में वही क्या होगा, अनौपचारिक संतुलन में बुद्धि एवं भावना की प्रधानता होती है। अनौपचारिक संतुलन में आपके माइंड और आपके अंदर की क्रिएटिविटी को ध्यान रख करके उस चीज़ पे ये डिपेंड होता है, ठीक है। अनौपचारिक संतुलन अति सूक्ष्म विविधता एवं जटिलता लिए होता है। आगे भी लिखा था क्या होता है, ये जटिल होता है, ये कठिन, इसको करना क्या होता है, कठिन होता है। इसको सुंदर से करीने से सजाना क्या होता है, कठिन होता है। क्यों, इसमें सूक्ष्मता, विविधता एवं जटिलता होती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी आंखें इस प्रकार से संतुलन को पहचाने की कितनी सक्षम और अभ्यस्त है। परंतु यह है कि दोनों ही प्रकार के संतुलन के अनूठे मिश्रण से गृह सज्जा में विविधता, जीवंता, सरसता, अनोखापन लाया जाता है। मतलब वही चीज़ है कि दोनों का प्रयोग करना चाहिए चीज़ों को सुंदर दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव लगने के लिए। ऊपर वर्णित दोनों संतुलन के अलावा एक और भी संतुलन होता है जिसे विकर्णीय संतुलन, रेडियल बैलेंस कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, एक विकर्णीय बैलेंस भी होता है। वैसे तो दो ही इंपॉर्टेंट है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, लेकिन इन दोनों के अलावा एक क्या दिया, विकर्णीय, जिसे रेडियल बैलेंस कहते हैं, वो भी होता है। आजकल इस संतुलन का उपयोग भी गृह सज्जा में बहुतायत में से होने लगा है। विकर्णीय संतुलन वृत्तीय, सर्कुलर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विकिरणीय संतुलन कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर्कुलर होता है, वृत्तीय होता है। कहने का मतलब आप विकिरण को ऐसे लिखना, किरण, किरण कहाँ निकलती है, तो आप बोलेंगे जब सूर्य भगवान उगते हैं, जब सन राइजिंग होता है तो क्या होता है, छटाएं बनती। तो हम जब सूर्य बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, एक गोला बनाते हैं और ऐसे 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 करके बनाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ये जो गोला के चारों तरफ हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लंबी लंबी रेखाएं खींच रही है, क्या दर्शाता है, तो ये हमको दर्शाता है कि इसका प्रकाश फैल रहा है, ये विकिरण है, ये किरणें हैं सूर्य की। ये सूर्य उगा और उसकी क्या है, ये किरणें हैं। हम एक रेखा के माध्यम से इसको दर्शाते हैं ना, ये सूर्य की किरणें हैं, उनका प्रकाश है। तो यही क्या हो गया, ये विकिरण हो गया। और ये विकिरणीय जो होता है, विकिरणीय जो सजावट होती है वो किस पर होती है, तो सर्कल पर होती है, सर्कुलर पे होती है। आप सन से इसको कनेक्ट कर देना, आपके लिए ट्रिक है अच्छा खासा। तो देखो यह सूरज की किरणों की भांति समान रूप से स्थापित होने वाला है। देखो यहाँ लिखा भी है, इस प्रकार का संतुलन मध्य से संतुलित दूरी पर संतुलित तत्वों के संयोजन से उत्पन्न किया जाता है। उदाहरणार्थ गोल मेज के चारों ओर गोल आकृतियों की कुर्सियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। कहने का मतलब गोल आकृति, जैसे आपने अगर यहाँ गोल मेज लगाया तो यहाँ भी कुर्सी, यहाँ भी कुर्सी, यहाँ भी कुर्सी, यहाँ ये गोल मेज के साथ जैसे आपने जो ये आयत के आकार का मेज होता है तो आपने एक चेयर यहाँ लगाना, एक चेयर यहाँ, एक चेयर यहाँ। सर्कल में ऐसा नहीं करेंगे कि एक चेयर यहाँ, एक चेयर यहाँ, एक चेयर यहाँ, नहीं, इसके चारों तरफ चेयर लगाएंगे, इसीलिए तो विकिरण का एहसास देगा। ठीक है, ये चीज़ बताया गया, ध्यान देना। इस संतुलन का उपयोग मुख्यतः उद्यान, फूल पौधे लगाने में, क्यारियाँ बनाने में किया जाता है। कब क्या आता है, उद्यान में फूल पौधे क्यारियों लगाने में किया जाता है। इस संतुलन से युक्त सज्जा अत्यंत मनोहारी, आकर्षण, अद्भुत छटा बिखेरने वाली होती है। ठीक है, आपने संतुलन आपका कंप्लीट। संतुलन को आपको मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड होता है ना तो मज़ा आता पढ़ाने में। देखिए संतुलन क्या, संतुलन टू टाइप। बैलेंस के कितने टाइप, तो बैलेंस के टू टाइप। कितने टाइप, बैलेंस के कितने टाइप, तो आप बोलेंगे टू। एक फॉर्मल मतलब औपचारिक, औपचारिक। दूसरा क्या होता है, तो इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब क्या, अनौपचारिक, अनौपचारिक। इसका एक एग्जाम्पल ले लो, शीशा, ये हो गया शीशा। एक इधर
पट्टा लगा हुआ है, इस पे एक लकड़ी का वो लगा, बच्चा बैठा है, एक इधर है तो इस पे बच्चा बैठा, इस पे क्या हुआ, एक बच्चा ऐसे करके बैठा हुआ है पकड़ के, इस पे भी एक बच्चा ऐसे करके पकड़ के बैठा है, इसका पैर है, इसका भी पैर है। जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर आएगा तो ये नीचे जाएगा, और दोनों अगर समान है तो किसके हो गए, औपचारिक, इसका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अगर यही इधर भारी बच्चा बैठा है, इधर कम वेट का बच्चा बैठा है, तो इसको क्या बोलेंगे, तू थोड़ा खिसक के सेंटर के पास आ जा, तब ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इनफॉर्मल का हो जाएगा। इनफॉर्मल के अलावा एक और होता है जिसे क्या कहते हैं, रेडियल कहते हैं, विकिरण कह सकते हैं, विकिरण बैलेंस कहते हैं, संतुलन कहते हैं। उसमें क्या होता है, सन के रेज के समान, जैसे इसकी छटा विखेरती वैसे ये कैसा होता है, तो आप बोलेंगे ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो खाने की मेज की चारों तरफ कुर्सियाँ लगाते हैं, ठीक है, चारों तरफ। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उद्यानों में, बगीचों में, क्यारियों लगाने में, या तो डाइनिंग टेबल के लिए। समझे आप इतनी बातें, अद्भुत छटा बिखेरते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है लय का। आपने क्या जान लिया, आपने एक प्रपोर्शन जान लिया, दूसरा आपने क्या जान लिया, तो आपने बैलेंस जान लिया। तीसरा नंबर किसका आ रहा है सिद्धांत में, प्रिंसिपल में, तो तीसरा नंबर आ रहा है लय का, ठीक है। वीडियो कितने मिनट की हो गई, चलिए 10 मिनट और पढ़ाते हैं। किसकी हो गई, लय की हो गई, जिसे रिदम कहते हैं, लय। गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग क्या करें इसे देख सके। जो बच्चे मतलब पैसे दे के महंगी महंगी कोचिंगें नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिगनर्स के लिए क्या होगा, ये फ़ायदेमंद होगा। वो क्या करेंगे, इनको देख लेंगे और इससे फ़ायदा उठा लेंगे। और मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मैं तो चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें, ठीक है। तो अगला क्या आता है, लय आता है, जिसे क्या कहते हैं, रिदम है। कला के सिद्धांतों में लय का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। लय क्या होता है, जैसे आपने पानी में एक कंकड़ फेंक दिया, तो उसके बाद जो लहरें उठती हैं, क्या कोई बड़ी उठने लगती है, कोई छोटी उठने लगती है, नहीं, लहरें क्या होती है, समान उठती हैं। तो क्या है, एक लय है, एक रिदम हो गया, इनमें एक बैलेंस हो रहा है ना, रिदम। यहाँ से ये मुड़ी, फिर यहाँ से, ऐसा नहीं कि ये इतनी ऊपर चली गई, दूसरी नीचे चली गई, फिर प्लेन हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। आप तो ये देखना, पत्थर मार के कहीं पानी इकट्ठा होगा तो उसमें करके देख लेना, या तो बाल्टी में पानी और एक बूंद डालोगे तो उतने में ही लहरें उठ रही, हल्की सी वेव आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो रिदम होता है, लहरों समान, देखिए लोग कहते हैं ना, एक सुर के साथ गाना चाहिए। गाने में, संगीत में क्या, एक लय होना चाहिए, उतार चढ़ाव का एक सिस्टम, एक तरीका होना चाहिए। वही उतार चढ़ाव को ही क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं और लय कहते हैं। कला के सिद्धांतों में लय का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसका संबंध एक सुसंगठित, निरंतर एवं नियमित रूप से बढ़ने वाली गति, आपको मैं बोल रही ना, नियमित एक सिस्टम में और एक नियमित, एक क्या होती है, एक लय के साथ गति बढ़ती आगे। वही कंकड़ सबसे बढ़िया उदाहरण है कि एक तालाब में, कहीं इकट्ठे पानी में एक कंकड़ फेंक के देखो, जो उसमें वेव उत्पन्न होगी, लहर क्या होगी, वो एक समान होगी और एक गति से आगे बढ़ेगी, ठीक है। गृह सज्जा में हमारी आके, ये सब ट्रिक हम क्यों बता दें, क्योंकि देखिए इसीलिए हम आपके चैनल का नाम भी रखे होम साइंस विथ ट्रिक, ठीक है। इससे क्या होता है, ट्रिक से आपको, मैं चीज़ों से आपको रिलेट कर देती हूँ, चीज़ें आपको याद हो जाती है, फिर कभी नहीं भूलते। किताबी भाषा तो सबके पास है, किताब तो सबके पास है, किताबें सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम कुछ नया नहीं पढ़ा रहे, बस क्या होता है, चीज़ों को थोड़ा सरल बना देते हैं आपके लिए। और आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोग को अच्छा लगता है हमसे पढ़ के, ज़रूर बताना। गृह सज्जा में हमारी आंखें सजावट के प्रत्येक भाग में घूमती हैं। सज्जा में प्रयुक्त की गई वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, रेखा, बनावट, आकृति के मेल जब सही अनुपात एवं संतुलन में होते हैं, तब लय उत्पन्न होता है। कहने का मतलब क्या लिखा है, सज्जा में जब रंग, रूप का मतलब क्या होता है, वही टेक्सचर, रूप का मतलब उसका रूप, जो आकार, मतलब जो उसका एक आकार है, आकृति है, ठीक है। नेक्स्ट आकार, रेखा, बनावट, आकृति के मेल जब सही अनुपात में होते हैं तभी उसको संतुलन कहते हैं। वो वेव क्या होती है, एक अनुपात में रहती है, ठीक है। उनके रूप भी समान रहते हैं। जब पानी में कंकड़ मार के देखना, तब लय क्या होती है, उत्पन्न होती है। और लय आंखों में गति प्रदान करती है। देखिए आपको ऐसा नहीं, आपको अगर आप पानी में लहर उठ रही तो ऐसा लगता है लहरों के साथ ही हमारी आंखें भी आगे बढ़ रही हैं, ऐसा फील होता है नहीं। सब क्या है, फील करो बच्चे, तो आपको क्या होता है, वो चीज़ें फील होती हैं। तथा सज्जा आकर्षक, मनोहारी, लुभावनी, अद्भुत छटा बिखेरने वाली लगती है, ठीक है।
सामान्य अर्थों में लय से तात्पर्य रेखाओं, आकारों, आकृतियों, रंगों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, से निर्मित उस पथ मार्ग से है जिस पर हमारी आंखें स्वतः यात्रा करती हैं। वो फ्रीक्वेंसी आप समझ जाना, आप में जो बात मैं आपको कह रही हूँ, इसका संगीत में भी इसका उपयोग होता है। इस फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होती है ना, संगीत में भी इसका उपयोग होता है। कहते हैं ना लय, एक लय से गा रहा है, एक सुर ताल है, तो सुर ताल क्या है, एक लय क्या है, उस गाने में एक सीमित, एक बैलेंस में उतार और चढ़ाव है, वही क्या होता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर हमारी आंखें स्वतः ही यात्रा करती। यहाँ बात हो रही सज्जा की, तो वही आपने जो घर में डेकोरेशन किया उसमें क्या होगा, आपने यहाँ पे कोई चीज़ लगाया, तो ऐसा ना कि आपकी आंखें यहाँ पे टिक गई, आगे न बढ़े, नहीं, आपके लिए ऐसे आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे आप कहीं जाते हो, आपको कोई चीज़ सुंदर लगती तो आपने आंखें घुमा घुमा के चीज़ें देखने लगते हो चारों तरफ। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ भीड़ा होती, कोई चीज़ देखने का नहीं मन करता, कोई गंदी चीज़ पड़ी है, तो आप क्या करते हो, अपनी आंखों को वहाँ से बचाते हो ना, वही चीज़ की सुंदरता ऐसी होती, क्या करते, चीज़ें क्या होती है, दूर जहाँ तक है वहाँ तक हमारी आंखें ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। यही क्या होता है, यही सिद्धांत है, ठीक है, कि चीज़ों को देखने के लिए हम मजबूर होते हैं, हमारी आंखें क्या होता है, गति करने लगती हैं। अब देखिए क्रेग और गोल्डस्टीन ने क्या कहा, तो गोल्डस्टीन ने कहा कला में लय का अर्थ एक सरल एवं संबंधित रास्ता है, ठीक है, क्या है, कला में लय का अर्थ क्या है, एक सरल और उससे संबंधित रास्ता है जिस पर हमारी आंखें रेखा, आकार, रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती है। हमारी आंखें क्या करती है, यात्रा करती है उस चीज़ पे जो आपको हम बताएं, हमारी आंखें उस चीज़ों को देखने के लिए मजबूर होती है, आगे बढ़ती है और आगे और आगे। क्रेग और ब्रश में इनका एक चीज़ पकड़ना, इन्होंने क्या कहा था कि हमारे आंखों से यात्रा करने की बात किसने कहा था, तो गोल्डस्टीन ने कहा था। ये जो गोल्डस्टीन थे ये सोने के बने हुए थे, तो इन्होंने क्या कहा था कि हमारी आंखें यात्रा करती हैं, ठीक है, इस चीज़ को पकड़ लेना, आंखों को यात्रा करने की बात गोल्डस्टीन ने कही थी। और क्रेग और रश ने कहा क्या कहा था, तो कहा था कि लय डिज़ाइन का वह सिद्धांत है जो परस्पर संबंधित गतियों को बताता है। इन्होंने कहा था कि जो परस्पर संबंधित गति को बताएगा वो किसने कहा था, क्रेग और रश ने कहा था। आपको हम बता क्या रहे हैं, आपको हम डिजाइन के सिद्धांत का तीसरा पॉइंट बता रहे हैं जो लय है, जिसे इंग्लिश में रिदम कहते हैं, ओके। प्राकृतिक दृश्य अत्यंत सुंदर एवं मनोहर होते हैं क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक रचना एवं क्रियाकलाप में एक लय होता है। प्राकृतिक दृश्यों पर यदि हम ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करें तो सूरज की प्रातःकालीन किरणें, झरनों के कलकल बहता पानी, सागर की लहरें, कोयल की कीक, भौरों की गूंज, हवा का सरसर करके बहना, मोर की पीऊ प्याज, सब चीज़ें क्या है, सभी एक लय और गति में एक संतुलन और अलौकिक सुंदरता, मनोरम दृश्य उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिसे हमारी आंखें के देखने के लिए परेशान रहती है। आजकल फॉग, यहाँ पे बर्फ, स्नो फॉलिंग हो रहा है ना इधर हिमाचल पहाड़ियों में, क्योंकि हम करीब ही रहते हैं उन पहाड़ियों से। आपको बता दे रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए कि जो ये हिमाचल है ना, बस उसके हम करीब ही रहते हैं, कहीं उससे जो करीब लगा स्टेट है वहीं हम रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फॉलिंग है, तो क्या होता है, लोग देखने जा रहे हैं, तो क्या देख के आपके मन को अच्छा लगेगा, वो जो बर्फ़ पड़ेंगी वो क्या होगा, उन चीज़ों में भी एक लय होगा, एक संतुलन होगा, एक बैलेंस होगा, उन चीज़ों की सुंदरता और प्रकृति की छटा को देखने के लिए हम परेशान रहेंगे। अच्छा, पापा से कह देंगे पतंग लेके आ जाओ, अभी कह देते, वीडियो खत्म, बस खत्म होने वाला, उसके बाद हम कह देते। अच्छे बच्चे ना मामा के, अभी हम कह देते फ़ोन करके। कलाकार कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लय उत्पन्न करता है। संगीत और नृत्य का आधार ही लय है। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लय सुर से कहते हैं, संगीत का आधार ही है और संगीत की जड़ ही है, जिसमें सुर और ताल होना चाहिए। नृत्य में भी लय होना चाहिए। कोई भी संगीत कर्णप्रिय, मधुर, आनंदी तभी लगती है जब वो क्या हो, तालबद्ध और लय में हो। यही चीज़ें यहाँ बताई कि ये रिक्त स्थान में कोई गति, कोई लय नहीं होता। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिक्त स्थान में न कोई गति होती है न कोई लय होता है, यह पूर्णतः लयहीन होती है। कौन सी चीज़, रिक्त स्थान, फीलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, कहते हैं ना रिक्त स्थान, रिक्त स्थान को भरो, फीलिंग द ब्लैंक्स, जो वही ब्लैंक्स होता है ना, ब्लैंक, रिक्त स्थान, उसमें कोई लय नहीं होता, वो लयहीन होता है। लय उत्पन्न करने के लिए इस चीज़ को रख लेना, फीलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक को भरने के लिए, फील को भर मतलब फीलिंग करने कहा जा रहा है, उस ब्लैंक को भरने के लिए। वहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ भरने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब लय भी, अगर जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या लय नहीं होती, कुछ नहीं होता। लय उत्पन्न करने के लिए इस रिक्त स्थान में कोई वस्तु रखना आवश्यक है, मतलब फीलिंग द ब्लैंक, ब्लैंक को भरने के लिए आप उसको फील करो, कहते हैं ना फीलिंग भरो, तो वही बात है, कुछ न कुछ भरना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं फीलिंग द ब्लैंक्स। तो इसलिए समझ जाना कि रिक्त स्थान में क्या होता है, लयहीन होती है। जिस प्रकार तालाब का पानी स्थिर रहता है तब उसमें कोई लय नहीं होती, पर उसमें एक कंकड़ फेंक के देखो ना जरा, देखो फिर क्या होता है, लय उठ जाती। कहते हैं ना
ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारो, वही वाली बात। एक गति उत्पन्न हो, वो क्या हो रहा है, उस जो सिंगर है, जो कवि है, जिसने इसको लिखा होगा गाने को, वही चीज़ है, उसको अपने मन से, मतलब अपने जीवन से और मोहब्बत को इससे इंडिकेट कर दिए, मतलब रिलेट कर दिए कि जैसे एक ठहरा हुआ पानी आपने कंकड़ मार के लहरें वेव उठा दी, वैसे ही मेरा मन है, इसमें मतलब हलचल मत पैदा करो, ठीक है, वही बात है। इसी तरह रिक्त स्थान कमरा में कोई आकर्षण वस्तु रख दी जाए तो वहाँ लय उत्पन्न हो जाता है, फीलिंग द ब्लैंक्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ हमारी आंखें निर्बाध रूप से गति करने लग जाती हैं। अतः लय का संबंध ऐसी गति से होता है जो निर्बाध होता आंखों को निरंतर प्रवाह देती है, मतलब बहाव, वही चीज़ जो हम आपको बताए हैं। लय कितने प्रकार का होता है? टू टाइप ऑफ रिदम, टू नियमानुसार लय, स्वच्छंद लय, मतलब एक क्या होता है, एक लय में कुछ टाइम, कुछ ऊंचा, कुछ ऊंची, कुछ टाइम, कुछ दूरी, कुछ लंबाई, ये सब चीज़ें होती हैं। और एक स्वच्छंद रहता है, मतलब फ्री होके, एक रिदम में फ्री होके रहो, वही बात है। तो आप नियमानुसार लय क्या है, रेगुलर लय, रिदम जिसे कहते हैं, इसे नियमित लय भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, नियम नाम से ही समझ में आ रहा है, नियमित लय भी कहते हैं। प्रांजल चुप रहिए। लय प्राप्त करने की ये सबसे पुरानी, सरल एवं प्रभावी विधि है। अति प्राचीन समय से इस लय का कोई गृह सज्जा में किया, क्या लिखा है, अति प्राचीन समय से इस लय का उपयोग गृह सज्जा में किया जाता है। इस प्रकार के लय को प्राप्त करने के लिए एक ही प्रकार की इकाई अथवा समूहों को बार बार नियमित रूप से निश्चित दूरी पर दोहराया प्रयोग किया था। मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। इकाइयों के नियमित प्रयोग से उनमें आपसी संबंध स्थापित हो जाता है। जब चीज़ें एक तरह की होती है तो हमारी आंखों का ही उस पर क्या होता है, बहाव होता है। और आंखों से यात्रा करने की बात किसने कहा था? तो वही जो गोल्ड स्टीन थे, उन्होंने ही कहा था कि आंखों से यात्रा करने की। भाई गोल्ड है, महंगी चीज़ है, तो आंख से ही यात्रा करेंगे, पैर से थोड़ी चलेंगे, वो तो आंखों से यात्रा करेंगे। और क्रेग और रस ने इस पर कहा क्या था कि गतियों को बताता है, जो गतियों के संबंध है ना, उनको बताता है, ठीक है। इन्होंने गतियों के संबंध की बात की थी और इन्होंने आंखों से यात्रा करने की बात की थी, गोल्डस्टीन महोदय ने। तो आप नियमानुसार लय समझ गए, उसमें कुछ चीज़ नियम और लय से बधी होंगी, एक सिस्टम से, सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगी। जैसे साड़ी का किनारा बॉर्डर, कहने का मतलब आपकी साड़ियों के किनारे बॉर्डर लगा होता, अब साड़ी निकाल के दिखाना ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन बना के भी दिखा दे रही हूँ। देख लिए, मान लीजिए जैसे ये आपकी साड़ी है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर मोर बना है साड़ी में, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए क्या बना है, ये डक है ना, ऐसे यहाँ पे बना है, तो सेम यहाँ पे भी बना होगा। एक मिनट होल्ड करिए, हम साड़ी दिखाते हैं आपको, ज़्यादा आपकी आंखों पे क्या होगा, आपके मस्तिष्क पे प्रभाव डालेगी। लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग बाय बिलीविंग, देख कर ज़्यादा विश्वास होता है ना चीज़ों को। साड़ी है, गाइस साड़ी तो नहीं मिल रही हमारी अलमारी में, नहीं, क्योंकि यूज़ नहीं होती, तो फिर मैं रखती नहीं, मतलब सामने है नहीं मेरे अलमीरा में। ये आप देख लो, कुर्ता है, इसका ये चीज़ देखो, ये आपको दिख रहा है, देखो एक लय में गया है ना चीज़ें, देखिए जैसे डिज़ाइन यहाँ बनी है, वैसी डिज़ाइन फिर आगे आके यहाँ बनी है, वही डिज़ाइन फिर आगे आके यहाँ बनी, एक समान दूरी पे, फिर वही डिज़ाइन आगे आके यहाँ बनी है ना, वही चीज़ें देखिए यहाँ पे भी की गई हैं, एक समान दूरी पे समान डिज़ाइन है। तो ये क्या हो जाएगा, लय दे रहा है ना, हमारी आंखों में लय दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक है तो आंखें उस पर गति करने लगती हैं, ठीक है, वो चीज़ें हो गई। कहाँ चला गया मेरा चैप्टर? हाँ, तो ये क्या हो गया, नियमानुसार लय हो गया। लय कितने प्रकार के? दो होते हैं। इसमें ये क्या, नियम के अनुसार है। इसमें देखो डिज़ाइन छोटी बड़ी नहीं हुई है, डिज़ाइन छोटी बड़ी हुई है, बिल्कुल छोटी बड़ी नहीं हुई, जो साइज़ जो आकार इसका है वही इसका है, तो क्या होगा, इस पर हमारी आंखें गति कर। यही चीज़ साड़ियों में भी होता है ना, साड़ी के जो बॉर्डर होते हैं, ऐसे किनारे आजकल लगे रह रहे हैं, साड़ी प्लेन रह रही है और बॉर्डर रहते हैं, उस पर सेम डिज़ाइन रहती है। तो वही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि साड़ी का किनारा, बॉर्डर, पल्लू, फ्राक के चुन्नट आदि में इसी तरह का लय होता है। कढ़ाई, बुनाई,
छपाई, बंधेज आदि में तथा वस्त्र पर नमूने बनाने हेतु इसी लय का उपयोग किया था, जैसे मैं आपको भी कुर्ता दिखाई हूँ। ठीक है। स्वच्छंद लय क्या होता है? फ्री रिदम। जब नमूने अथवा इकाइयों को अनियमित अंतर दूरी में प्रयोग किया जाता तब इसे लय स्वच्छंद लय कहते हैं। इस प्रकार के लय में आंखों की गति निश्चित एवं नियमित नहीं रहती। सिंपल सी बात है, क्या होगी, कहीं मतलब कहीं ऊंचा मतलब ज़्यादा ऊंची चीज़ें दिख रही है, फिर कहीं नीची चीज़ें दिख रही हैं, कहीं मोटी दिख रही है, कहीं लंबी दिख रही, कहीं छोटी दिख रही, कहीं बड़ी दिख रही। तो क्या होता है, इसमें नियमितता नहीं होती। कहाँ? हमारी आंखों के बहाव में। किसने कहा था? गोल्डस्टीन ने कहा था। ठीक है। उसमें क्या होगी? निश्चितता नहीं रहती। आंखें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऐच्छिक संवेगात्मक प्रभाव भेजने के लिए विवश हो जाती। मतलब क्या होता है, मन चंचल चीजें देखने के लिए इधर उधर क्या होता है, ऐच्छिक गति, कोई सिस्टमैटिक नहीं होती। रेखाओं, रंगों, आकारों एवं आकृतियों की विभिन्न रूपों में प्रयुक्त कर स्वच्छंद लय की प्राप्ति की जाती है। यहाँ तक लय की प्राप्ति के तरीके, जो तरीका है ना वो कल मैं बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे यार। तो आज बस यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जिसके पास बुक है वो बुक को रिवाइज कर लिया करे, जिसके पास बुक नहीं है वो मेरी वीडियो को 2-3 बार देख लिया करे। चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। एग्जाम में आप आराम से जाएंगे और मेरी बातें आपको याद आएंगी, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेंगी। ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर।